हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे भाई। देखो, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं संभावित प्रश्न यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखो ध्यान से सुनना, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों का मेरे भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गया। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जाके उन वीडियो को भी आप लोग अच्छे से देख के अपना जो जो क्वेश्चन मैं बताया हूँ उनको एक बार तैयार कर लेना, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग थर्ड पेपर को कवर करेंगे, यानी थर्ड पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। और थर्ड पेपर का नाम क्या है? तो अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान, अधिगम और शिक्षण, ठीक है। कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ मेरे भाई, सबको एक बार अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो आपको 50 वर्ड्स में जो लिखने रहते हैं, 2 नंबर के जो ये प्रश्न रहते हैं, ठीक है। चलो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, अधिगम क्या है? व्हाट इज लर्निंग? देखो, एक शब्दों में इसका मैं जवाब भी दे दूं ना। देखो, क्या होता है अधिगम? कहते हैं मेरे भाई, वर्तमान जो हमारा व्यवहार है ना, उसमें जो परिवर्तन होता है वही होता है मेरे भाई अधिगम। यानी हमारे वर्तमान व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम कह सकते हैं मेरे भाई अधिगम, ठीक है। यानी हम कुछ सीख रहे हैं। चलो, अगला प्रश्न देखो, शिक्षण को परिभाषित करो। देखो, शिक्षण को परिभाषित करो कह सकते हैं ना, अधिगम की रुचि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को हम कह सकते हैं शिक्षण या कह सकते हैं टीचिंग, ठीक है। जिस मेरे भाई क्रियाकलाप द्वारा अधिगम की रुचि यानी बालक सीखने के लिए प्रेरित हो जाए उसे ही कहते हैं मेरे भाई शिक्षण, उसे ही कहते हैं टीचिंग। इतना आप लोग जानते रहना बेसिक लैंग्वेज में। चलो, अच्छा देखो, एक बात और कि द परफेक्ट स्टडी आपको मेरे भाई 99 रुपये में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में मेरे भाई नोट्स प्रोवाइड कर रहा है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे भाई नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कांटेक्ट करना, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे आप हिंदी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में, बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स है, ठीक है। चलो, अगले प्रश्न पे देखो मेरे भाई, चर को परिभाषित करो। आखिर चर क्या होते हैं मेरे भाई? हमेशा जब क्लास में बिल्कुल बेसिक से क्लास बताया था तो वेरिएबल को बताया था मेरे भाई, जो परिवर्तित होते रहते हैं, यानी जो मेरे भाई जिनका एक तो मान बिल्कुल निश्चित ना हो, जो परिवर्तित होते रहते हैं उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद थिंकिंग यानी चिंतन क्या है मेरे भाई? किसी समस्या के समाधान के लिए मेरे भाई हम लोग जो अपने मानसिक क्रिया करते हैं वही होता है मेरे भाई चिंतन। इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से देख लेना। अभी देखो, अगला प्रश्न है विस्मृति क्या है? फॉरगेटिंग क्या है? देखो, बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक मानते हैं ना कि अगर हमें कुछ अधिगम करना है, कुछ नई चीज़ें सीखना है, तो मेरे भाई फॉरगेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप बेसिक से क्लास लिए होंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए मेरे भाई कुछ पुरानी चीज़ों को भुलाना भी जरूरी है। तो यानी विस्मृति क्या है? एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि विस्मृति वो होती है मेरे भाई, जो कोई चीज़ अगर हम याद करते हैं फिर उस याद की हुई चीज़ को हम मेरे भाई पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में उस चीज का उपयोग में लाना चाहते हैं, लेकिन वो उपयोग में नहीं आती है, तो उसे हम कह सकते हैं फॉरगेटिंग, उसे हम कह सकते हैं विस्मृति। कहते हैं ना कि अरे हम भुला गए, तो ये क्या हो गया? ये विस्मृति ही है, ठीक है। चलो, अगला देखो, बुद्धि को परिभाषित करो। एक शब्दों में अगर हम कहें भैया, बुद्धि वो होती है जो हमें भैया पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित करती, वो होती है बुद्धि। कब हमें कौन सा डिसीजन लेना है ये हमें कौन बताता है? तो भैया इंटेलिजेंस, और ये बुद्धि बताती है। देखो, अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है मेरे भाई? इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कब किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है, कब हमें नैतिक भावना का हमें उजागर करना है, कब नहीं करना है, ये सब कौन बुद्धि बताती है? तो भैया ये सब संवेगात्मक, यानी हम इमोशनल होते हैं ना, तो ये सब संवेगात्मक बुद्धि बताती है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सबको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा थर्ड पेपर में, ठीक है। इसी तरीके से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का मैं भाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिल्कुल डिस्कस कर दिया हूं और टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया हूं, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोग उसे भी जाके देख के, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एक बार अच्छे से कवर कर लेना। चलो, अगला प्रश्न देखो, अधिगम शैली क्या है? शैली मतलब समझ रहे हो मेरे भाई, स्टाइल। अधिगम शैली क्या? उदाहरण सहित मेरे भाई इसको स्पष्ट करो। एक बालक किस तरीके से मेरे भाई सीख सकता है, उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको भी बिल्कुल बेसिक से आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो भाई भैया, बेसिक से पूरा क्वेश्चन ही है कि वृद्धि और विकास में अंतर बताओ। 50 वर्ड्स में पूछता है तो 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हो, बिल्कुल बेसिक से ये क्लास में लिया हूं। इसमें आपको पता है कि वृद्धि जो मेरे भाई लिमिटेड होती है और जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखो,
अगला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, व्यवहार परक उद्देश्य की विशेषता बताओ। देखो कहते हैं ना मेरे भाई, हर एक बिहेवियर का, हर एक व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। आप किसके सामने कौन सा व्यवहार करते हो ये डिपेंड करता है उस टाइम के सिचुएशन पर। तो मेरे भाई हर व्यवहार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, इसकी विशेषता लिखो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो शिक्षण स्तर की व्याख्या करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लेवल ऑफ टीचिंग। इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट। आईक्यू को डिफाइन करो, आईक्यू का फॉर्मूला पता है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अभी के अभी, बिल्कुल बेसिक से मैं इस पे एक दो क्वेश्चन भी कराया हूं। आईक्यू का फॉर्मूला जो भी होता है मेरे भाई उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, मेंटल एज अपॉन करेंट एज इनटू आगे क्या रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, आईक्यू का फॉर्मूला। चलो अगला प्रश्न देखो, चिंतन व कल्पना में अंतर बताओ। देखो भैया एक शब्दों में इसका डिफरेंट बताऊं मैं, चिंतन मेरे भाई समस्या के समाधान के लिए किया जाता है मेरे भाई, समस्या से पहले जो हम उसका निदान के लिए जो सोचते हैं ना वो होता है चिंतन, और कल्पना में हम नई चीजों का निर्माण करते हैं, पुराने अनुभवों से जो नई चीजों का निर्माण करते हैं वो होता है कल्पना, वो होता है इमेजिन। दोनों में बेसिक डिफरेंट है, इस प्रकार से इस प्रश्न को भी बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मृति के विकास के उपाय लिखिए। मेरे भाई मेमोरी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि का उपयोग करके हम डेवलप कर सकते हैं, तो कह सकते हैं मेरे भाई स्मृति को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा उपयोग है मेरे भाई कि बालक को ज्यादा से ज्यादा क्विज खिलाओ, बालक को ज्यादा ज्यादा मानसिक क्रिया जैसे क्वेश्चन को उनके सामने लेके आओ, तो मेरे भाई इस प्रकार से स्मृति का विकास हो सकता है। इसको भी प्रश्न को तैयार कर लेना। देखो मोटी मोटा तौर पे मैं थोड़ा सा डिफाइन करते हुए जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार रिकॉल हो जाए, बाकी आप मुझे उम्मीद है आपकी तो तैयारी बिल्कुल हो ही रही होगी, ठीक है। देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन है, कभी कभी 200 वर्ड्स में भी पूछता है ये आपके कॉमन सेंस को चेक करते हैं ये सब कि आप कैसे इसको लिख सकते हो अपने अनुसार। देखो शिक्षक सह अधिगम करता होता है मेरे भाई, आल्सो को लर्नर होता है, इसकी व्याख्या करो। कहते हैं ना कि मैं हमेशा कहता हूं एक अध्यापक अगर खुद में मेरे भाई चेंज नहीं लाएगा, वो बच्चों से खुद नहीं सीखेगा ना, तो वो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई एक शिक्षक भी सह अधिगम होता है, कोर लर्नर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल मेरे भाई अच्छे से जवाब दीजिएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आओ मेरे भाई, विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। कि ज्यादा किसी अवस्थाओं का नाम नहीं लिखना, आप लिख सकते हो हरलाख के अनुसार मेरे भाई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का आप लोग नाम लिख देना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, संज्ञान को परिभाषित करो। मेरे भाई कॉग्निशन क्या होता है, संज्ञान क्या होता है। कहते हैं ना कि संज्ञान को एक शब्दों में कहें तो मेरे भाई हमारे सामने एकाएक जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से उसका हम समाधान करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, ये मेरे भाई संज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलो इतना आप लोग जानते रहना, ठीक है। अभी देखो कुछ चीजें मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, जो मेरे भाई बुद्धि होती, संवेगात्मक बुद्धि या फिर बुद्धि जो होती, जो संज्ञान होते, कहीं ना कहीं सबकी मीनिंग कुछ ना कुछ मेरे भाई बिल्कुल सिमिलर ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। व्यक्तिगत भिन्नताओं से आप क्या समझते हैं, कहते हैं भैया सबका, कहते हैं ना कि देखो कैसे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भैया पांचों उंगली बराबर नहीं है, उसी प्रकार हर व्यक्ति आपस में मेरे भाई बराबर नहीं है, किसी की सोच किसी और, देखो मान लो एक पेन है मेरे भाई, कोई उस पेन को अच्छा बोलता है, कोई इस पेन को बुरा बोलता है, यानी सबके अंतर्गत मेरे भाई अपने अपने विचार होते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता सबके अंतर्गत होता है। इससे आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन में 50 वर्षों में इसको भी लिखना था, ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी को डिफाइन करो, व्यक्तित्व क्या होता है, हर साल मेरे भाई 2 नंबर पे पूछता है, व्यक्तित्व क्या होते हैं, पर्सनालिटी क्या होते हैं, ठीक है। कई मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को मानते हैं भैया बाहरी मुखौटा, जो हम भैया बिल्कुल हैंडसम दिखते हैं, जो हम साफ सुथरा रहते हैं, वो हमारा पर्सनालिटी। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं ऐसा नहीं, कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं जो आपका स्व होता है, जो आपका सेल्फ होता है, जो आपके नैतिक व्यवहार होते हैं, नैतिक बोलचाल होते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी होती है। तो मेरे भाई इसको भी आप लोग बिल्कुल बेसिक से डिफाइन कर देना, ठीक है। चलो अब देखो नोट करके कुछ चीजें लिखा हूं, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। प्रयत्न एवं भूल के अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं भैया, बिल्ली, ठीक है। देखो नोट कहोगे सर नोट क्यों लिखे हो, तो कहीं प्रयत्न एवं भूल कह देगा, ठीक है, कहीं कहीं मेरे भाई पावलोव के सिद्धांत के बारे में पूछ देगा, ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ऐसे एक शब्दों में मत लिखना कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव साहब ने दिया था, नहीं, उसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिखना कि मेरे भाई कि अधिगम सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी पावलोव साहब ने दिया था, उसमें थोड़ा सा उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में कहने का मतलब 50 वर्डों में कंप्लीट उसको करना, ठीक है। देखो
इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, 3-4 आप लोग थॉर्नडाइक का, स्किनर का, क्रिया प्रसूत, ये सब देख के जाना, इसलिए मैं इसको नोट कर दिया हूं। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो प्रत्येक भूल के सिद्धांत किसने दिए थे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आगे चलो मेरे भाई। शॉर्ट, अब बात करते हैं हम लोग ना शॉर्ट या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, जिसे कहते हैं लघु उत्तरी या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखो मेरे भाई, जितने क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं भैया रिक्वेस्ट कर रहा हूं सब क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अभी आपके पास समय है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, आपको मेरे भाई बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला। ठीक है, देखो पहला ही प्रश्न है मेरे भाई कि एक्सप्लेन स्किनर थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी मेरे भाई स्किनर के अधिगम सिद्धांत की उदाहरण द्वारा व्याख्या करो। यानी भैया स्किनर के जो अधिगम सिद्धांत को तो आप बताओ, उसके साथ साथ उन्होंने कैसा प्रयोग किया था किस पर, उनको डिफाइन करो। 500 वर्ड्सों में ये पूछता है, बिल्कुल बेसिक से स्किनर का सिद्धांत देख के जाना। ठीक है, जो भी भैया चूहों और कबूतरों पे जो भी प्रयोग किए थे। चलो अगला प्रश्न देखो, क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, तो आपके दिमाग में आ जाए, अरे सर जी ये तो वही दिए थे स्किनर साहब, तो यानी सेम क्वेश्चन दोनों है। इसकी शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। देखो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है मेरे भाई, कहते हैं ना कि बार बार प्रयास करने से मेरे भाई, बार बार प्रयास करने से आप सीख जाते हो। मैथ वैथ में मेरे भाई स्किनर जी का प्रयोग बिल्कुल मेरे भाई 100% फुलफिल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत की व्याख्या करो। थॉर्नडाइक के मेरे भाई की कहते हैं ना कि प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत की व्याख्या करो। इसकी शैक्षिक उपयोगिता, हम मेरे भाई शिक्षा में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता को इसमें बताओ। इस प्रश्न को भी बिल्कुल बेसिक से तैयार कर लीजिएगा। थॉर्नडाइक को, स्किनर को, पावलोव साहब को बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाया हूँ, चाहे बंडूरा हो गए मेरे भाई, चाहे कोहल वर्ग साहब हो गए, सबको बेसिक से पढ़ाया हूँ। तो अगर जो बच्चे चैनल पर नए हो, आपको द परफेक्ट स्टडी पर भी पहली बार आए हो मेरे भाई, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाके थर्ड पेपर ओपन करो फर्स्ट सेमेस्टर के, और सारे लेक्चर को बिल्कुल कवर कर डालो। 20 से 25 मिनट का लेक्चर है आपका, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, ब्लूम साहब की भैया थ्योरी पूछ रहा है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करो। ब्लूम ने मेरे भाई तीन पक्ष बताए थे ना, 3 डोमेन बताए थे। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी कमेंट करो। एक मैं भैया डोमेन बता दे रहा हूं, ज्ञानात्मक पक्ष, बाकी नीचे दोनों का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अगर ईमानदारी के साथ, अभी के अभी। ठीक है, ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करो तुरंत के तुरंत मेरे भाई। जो उन्होंने डोमेन बताए थे, जो पक्ष बताए थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और इस प्रश्न को बिल्कुल तैयार कर ही लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ भैया। देखो आ गए हमारे सबसे महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी। ये अपने लइकने पे भैया सारा प्रयोग किए थे। तीनों उनके 3 बच्चे थे ना, उन्हीं पे ये अपना प्रयोग किए थे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, कहते थे पियाजे, एक शब्दों में इनका पूरा सिद्धांत व्याख्या हो जाता है कि ये कहते हैं भैया, एक तो जो बच्चा होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है। नन्हा वैज्ञानिक कहने का अर्थ है मेरे भाई, जो कुछ सीखता है वो स्वयं सीखता है, उसे कोई सिखाने उखाने वाला नहीं मिलता। ठीक है, वो स्वयं सीखता है। लेकिन भैया इसी के अपोजिट आते वाइगोस्की साहब, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक। वो कहते हैं नहीं भैया, हमें समाज हमें खुद से हम कुछ नहीं सीखते, हम जो कुछ भी सीखते हैं अपने इन्वायरमेंट, अपने वातावरण, अपने माता पिता, अपने परिवार से सीखते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण दिए वो भाषा विकास। कहते हैं अगर भैया सब अपने से कोई सीखता तो बालक भी कोई न कोई भाषा बोलना प्रारंभ कर देता, लेकिन नहीं, अगर बालक अपने जिस भी परिवेश में रह रहा वैसी भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। जितनी भी ये मेरे भाई स्टेज दिए थे, जितने ये कि अपना जो कि विकास की अवस्थाएं बताए थे बालक के संज्ञानात्मक विकास में, उनको एक बार मोटी मोटा तौर पे देख लेना, मेरे लेक्चर को देख लेना, आपको भैया बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहोगे सर जी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन काहे बता रहे हो। देखो भैया, बताने को तो 4-5 क्वेश्चन बता के मैं हटा देता, लेकिन नहीं, आपके साथ बिल्कुल मेरे भाई खिलवाड़ नहीं, भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ सबको बिल्कुल बेसिक से कवर कर लीजिएगा। जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हो सबकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में एक मॉडल, एक आदर्श के रूप में अध्यापक की भूमिका क्या है मेरे भाई। अभी कहोगे सर जी ये प्रश्न समझ में नहीं आया ना, ये देखो मेरे भाई, ये प्रश्न वही है जो ऊपर अभी हम लोग डिस्कस कर, को लर्नर से ये मेरे भाई बिल्कुल रिलेट करते हुए है। कह रहा है प्रश्न, ध्यान से सुनना, कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में एक मॉडल, एक आदर्श के रूप में मेरे भाई अध्यापक की भूमिका की व्याख्या करो। एक कहते हैं ना कि एक छोटे से बालक का मेरे भाई जो अध्यापक होता है वो मॉडल के रूप में ही होता है, वो
अपना मेरे भाई अपना एक तरीके से गुरु, एक तरीके से भगवान मानता है अपना स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्ट से वो टीचर उसके लिए एक मॉडल होता है, एक आदर्श होता है। तो एक टीचर का मेरे भाई जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्टूडेंट के प्रति बिल्कुल ईमानदार रहो, सारी बातें उनको बिल्कुल बताओ मेरे भाई जो उसकी एज में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से वो अपने मॉडल की भूमिका निभा सकता है एक टीचर। इस प्रश्न को भी बिल्कुल बेसिक से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अधिगम क्या है? 200 वर्ड्स में पूछता है अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। अधिगम एवं शिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा करो। क्या भैया इसको देखो कहीं स्टार लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार करके जाइएगा, ठीक है। देखो अभी पिछले साल भी ये पूछा गया था, हर साल ये पूछा जाता है। संक्षिप्त पर टिप्पणी लिख लो, राइट शॉर्ट नोट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया क्या होता है मेरे भाई? डिसलेक्सिया बिल्कुल बेसिक से बताया था। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया ये सब नहीं पूछता, लेकिन डिसलेक्सिया हर साल पूछता है, तो इसको एक बार तैयार कर लेना। पठन संबंधी विकार है, ये कोई बीमारी नहीं है, एक विकार है। और विकार क्या होता है ना, विकार को मेरे भाई हम मिटा सकते हैं कुछ शिक्षण, जो कि मेरे भाई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा हम विकार को हटा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो ये कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल ये मत लिख देना कि डिसलेक्सिया एक बीमारी, नहीं, ये लिखना डिसलेक्सिया एक विकार है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो रुचि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, 50-60 वर्डों में लिखना। ये 500 वर्ड्स में पूछता है, ध्यान रखना आपको पूरे 15-15 नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद कल्पना क्या होती है मेरे भाई? इमेजिन क्या होते हैं? मैंने बताया था कि नई चीज़ों को निर्माण के लिए हम जो मानसिक प्रक्रिया करते हैं, मानसिक क्रिया करते हैं, वो कल्पना के अंतर्गत आता है। तो इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। अरुचि क्या होता है पता है? कि हमें मेरे भाई कोई काम करने के लिए प्रेरित करना ही रुचि होती है। जिस काम में हम लगे हुए हैं वो मेरे भाई उसको प्रेरित करना ही होती है रुचि, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लेना। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। विस्मृति क्या है मेरे भाई? फॉरगेटिंग क्या है? विस्मृति को कम करने के लिए उपाय लिखिए। विस्मृति को कम करने के लिए उपाय मतलब मेरे भाई कि बिल्कुल रटने पे जोर न दिया जाए, बालक को समझा के कोई चीज उसको अधिगम की प्राप्ति करो। कोई चीज बताओ तो बिल्कुल समझा के बताओ। तो ये सब विस्मृति के कम करने के उपाय हैं, ठीक है। और बालक को मेरे भाई हर सप्ताह में टेस्ट लेने का कार्य करो, तो इससे विस्मृति कम हो जाती है, यानी बालक भूलने की जो समस्या है वो थोड़ा सा उसमें कंट्रोल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद विकास के सिद्धांतों की व्याख्या करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। निरंतरता का सिद्धांत, मस्तका दोमुखी का सिद्धांत, इस प्रकार से 8-10 पॉइंट को हेडिंग लिख के उसको मेरे भाई डिफाइन कर देना। विकास के सिद्धांत को बेसिक से पढ़ाया हूं, उसे जाके आप लोग एक बार कवर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। देखो प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? कहोगे सर जी ये तो 3rd सेमेस्टर का पार्ट है। नहीं मेरे भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में पूछता है। देखो जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, जो सेकंड सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेट करते हुए कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेंगी, तो कंफ्यूज मत होना। प्रतिभाशाली बालक कौन है? तो सबसे पहले कह सकते हो भैया जिसका IQ 120 के ऊपर हो, जिसका IQ 110 के ऊपर हो, वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। एक तो होता है प्रतिभाशाली बालक, एक तो होता है सृजनशील बालक। तो सृजनशील बालक मेरे भाई उनका IQ कम भी होता है, लेकिन वो नई चीजों के निर्माण में ज्यादा वो मेरे भाई लगनशील होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जल्दी अधिगम कर लेते हैं, विशाल शब्द भंडार इनके अंतर्गत होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन को अपनी आयु के स्तर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ साथ अपने आयु के आगे वाले स्तर के भी क्वेश्चन को ये जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये होते हैं मेरे भाई प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद सृजनशीलता क्या होती है? सृजनशीलता छात्र की विशेषता लिखिए। देखो कहते हैं ना कि ये जरूरी नहीं कि सृजनशीलता बालक की भी IQ 120 के ऊपर हो, नहीं, सामान्य बालक भी सृजनशील हो सकता है। तो इस प्रश्न को भी बिल्कुल तैयार कर लेना। सृजनशील कहने का अर्थ है मेरे भाई कि नई चीजों को निर्माण करना। कहते हैं ना, देखते हो आप कोई एक ऐसा मैकेनिक भी होते हैं जो बिना पढ़े लिखे भी होते हैं और बहुत अच्छे मेरे भाई वो गाड़ी वाड़ी बना लेते हैं, तो क्या है वो सृजनशील होते हैं। तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलो अगले प्रश्न को आ जाओ। अगला प्रश्न मेरे भाई संज्ञान को परिभाषित करो। बालक, यहाँ पे मेरे भाई ये नहीं रहेगा, बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। बालक के मानसिक विकास को कौन कौन से लोग प्रभावित कर सकते हैं? हमारा समाज भी प्रभावित कर सकता है, हमारे आस पड़ोस के लोग भी प्रभावित कर सकते हैं, हमारी मेरे भाई अनुवांशिकता भी, हमारे वातावरण भी, ये सब प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सबको बिल्कुल इसमें से लिख के डिफाइन करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखो सबसे प्यारा सा क्वेश्चन 500 वर्षों में पूछता है मेरे भाई कि बाल्यकाल जीवन का अनोखा काल है। भैया तो हर काल तो जीवन का अनोखा काल ही होता है, ठीक है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए और बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का वर्णन करो। कल ही मैं लाइव क्लास में बताया था मेरे भाई, जब सैसवा बाल्यावस्था डिफाइन कर रहा तो बताया था कि इसमें मेरे भाई ना कि क्या होता है कि जो मेरे भाई ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है बाल्यावस्था में। बालक समाज के साथ इंटरेक्ट करना प्रारंभ करता है, तो इसको बिल्कुल बेसिक से तैयार कर लेना। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब बात आती है एडोलसेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष,
बड़े तूफान मेरे भाई, बड़े तूफान विरोध की अवस्था है। स्टेन हाल ये मेरे भाई बोलते हैं, टेट में भी पूछता रहता है ये कि मेरे भाई इनके कथन की विवेचना करो कि किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, तीनों अवस्थाओं को बिल्कुल बेसिक से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो इस प्रश्न को भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ज्यादा प्रश्न नहीं है, अभी 5 से 7 प्रश्न और है, फिर क्लास ऑफ हो जाती है। ठीक है, परेशान नहीं हो। चलो अभी देखो, विकास एवं अधिगम में संबंध का वर्णन कीजिए और विकास के सिद्धांतों की व्याख्या करो। देखो जो ऊपर अभी विकास के सिद्धांत बताया था ना, मस्तका, दो मुखी निरंतरता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, ठीक है, और व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तो ये सब इसमें डिफाइन कर देना। अब बात ये आती है ना कि सर हम विकास एवं अधिगम में संबंध क्या करें। देखो मेरे भाई, अगर हमारा विकास तभी होगा जब हम कोई चीज अधिगम करेंगे, लेकिन अभी अगर ये पूछता ना कि मेरे भाई वृद्धि और अधिगम में क्या संबंध है, तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो वृद्धि होती है ना मेरे भाई, उसमें शिक्षण प्रशिक्षण का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे भाई आपकी जन्मजात होती है। आप बड़े हुए हो, आप पैदा हुए हो तो बड़े होंगे, चाहे आप पढ़ो लिखो मत तब भी बड़े होंगे, आपकी वृद्धि होगी। लेकिन मेरे भाई आप पैदा हो गए, अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आपके मम्मी पापा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मेरे भाई जब आप अधिगम करोगे तभी विकास होता है। दोनों में बेसिक सा मेरे भाई कनेक्शन है, इसको एकदम समझते हुए आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास, भाषा के विकास पर विस्तार से चर्चा करो। इसमें भैया भाषा, पहले भाषा को एक्सप्लेन करना, बालक में भाषा कैसे विकास होता है उसको एक्सप्लेन करना, फिर भाषा के घटक कौन कौन से हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए 500 वर्डों में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलो आपको बताएगा कितने शब्दों में आपको पूछ रहा है, तो इस हिसाब से इसको मेरे भाई क्वेश्चन को आप लोग डिजाइन करना उसके आंसर को। ठीक है, देखो अगला प्रश्न ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अधिगम में संज्ञान की भूमिका पर चर्चा करो। अगर किसी बालक में मेरे भाई संज्ञान का स्तर ठीक ठाक है तो उसके अंतर्गत अधिगम में मेरे भाई जल्दी होगा, वो चीजों को जल्दी सीखेगा यदि उसके अंदर मेरे भाई कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी बिल्कुल बेसिक से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट लेक्चर है मेरे भाई द परफेक्ट स्टडी पर, थर्ड पेपर का, उसको एक बार कवर कर लेना। उसमें बेसिक से मैं समझाया हूं सारी चीजों को। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, सूचना प्रक्रिया प्रारूप क्या है मेरे भाई, बिल्कुल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल क्या है, इसको आप लोग बिल्कुल बेसिक से तैयार कर लेना। किस प्रकार से मेरे भाई इंफॉर्मेशन एक स्थानांतरण होता है, इसको भी आप लोग बिल्कुल तैयार कर लेना। 19 नंबर का क्वेश्चन ये भी हर साल ही पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, चलो व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं, इसके अंतर संबंधों का वर्णन करो। व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम, कहते हैं ना विकास सभी व्यक्तियों में मेरे भाई एक जैसा नहीं होता है, किसी में मेरे भाई लेट, किसी में जल्दी होता है, तो उसके आयामों को इसमें डिफाइन करना है। ठीक है, इसके बीच अंतर संबंधों का वर्णन करना है, किस प्रकार से मेरे भाई ये एक दूसरे से डिफरेंट है, इसको इसमें वर्णन करना है। इस प्रश्न को भी बिल्कुल बेसिक से तैयार कर लेना। ठीक है, चलो अभी देखो अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिगमकर्ता व्यवहार से आप क्या समझते हैं मेरे भाई, जो लर्नर बिहेवियर होता है, कहते हैं ना, देखो इसमें आ जाएंगे आपके तत्परता का नियम। कौन दिए थे मेरे भाई, ये सब आपके मुख्य नियम आते हैं ना आपके उसमें, आपके ठंडाई साहब। तो आप मेरे भाई अधिगमकर्ता कैसा होना चाहिए, अधिगमकर्ता का व्यवहार ये बताओ। आप अगर क्लास में पढ़ा रहे तो आप एक स्टूडेंट को कैसा देखना चाहोगे, बिल्कुल तत्पर हो, जो आप चीजें सिखा रहे हो बिल्कुल मेरे भाई उत्सुकता के साथ सीखे। तो यही तो अधिगम तत्परता का व्यवहार होना चाहिए कि बिल्कुल वो उत्सुक हो सीखने के लिए, तभी वो सीख सकता है। चलो उसके बाद देखो, चिंतन की विशेषताएं क्या हैं। समस्या को समाधान करने के लिए भैया हम चिंतन का प्रयोग करते हैं, इसके कम से कम 10-15 पॉइंट को आप लोग लिखना है, इसकी विशेषताओं को। ठीक है, चलो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या हैं, ये 200 वर्ड्स में ये सब प्रश्न पूछते हैं कि प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मेरे भाई उसके अंदर विशाल शब्द भंडार होते हैं, किसी भी चीज को वो जल्दी सीख लेता है, अधिगम प्राप्ति जल्दी कर लेता है। ठीक, गणितीय संक्रिया में मेरे भाई वो जल्दी अपना कार्य पूरा कर लेता है, अपने आयु के स्तर के साथ साथ वो मेरे भाई अन्य आयु के स्तरों को भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेता है। यही सब तो प्रतिभाशाली बालक आते हैं। ठीक है, जिनका आईक्यू 110 120 से ऊपर हो। चलो उसके बाद देखो, व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम क्या है, ये शायद ऊपर हम लोग डिस्कस कर दिए, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेना कि इंडिविजुअली डेवलपमेंट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल्पना के शैक्षिक निहितार्थ क्या है मेरे भाई। कहते हैं ना, समाज में अगर कोई नई चीज आप बन रही है, ठीक है, तो वो मेरे भाई कल्पना करके ही बनाई जाती है। आपको पता है ना मेरे भाई कि भारत में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो अभी कभी। तो मेरे भाई वो कल्पना करके ही तो बनाया गया, देश से लोहा इकट्ठा करके बनाया गया। तो मेरे भाई वो क्या है, वो इमेजिन तो है, एक कल्पना ही तो है। तो मेरे भाई इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या है, हम नई चीजों का निर्माण कर सकते हैं कल्पना से। ठीक है, चलो अब बताओ स्टैचू ऑफ यूनिटी किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और उनकी हाइट कितनी ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ठीक है, तुरंत के तुरंत। चलो
चलो अगला प्रश्न देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बस एक दो क्वेश्चन और है। सह अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका का चर्चा करो। ये ऊपर हम लोग बताए थे मेरे भाई, जो को लर्नर होते हैं शिक्षक भी, यानी शिक्षक भी स्वयं मेरे भाई सीखने के लिए उनका व्यवहार होना चाहिए। इसको आप लोग मेरे भाई बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखो अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्मृति को विकसित करने की युक्तियों के प्रकार कौन कौन से हैं? स्मृति को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं मेरे भाई? अच्छे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया द्वारा हम स्मृति को डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बालक के अंदर रुचि उत्पन्न करके हम स्मृति को विकसित कर सकते हैं कि नहीं? बालक को मेरे भाई पुनरावृत्ति कोई भी चीज सिखा रहे हो उसको दोहरा के हम स्मृति को भैया बढ़ा सकते हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से इन सब पॉइंटों को इसमें आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, ये भी लास्ट प्रश्न है मेरे भाई। संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हो? ऊपर मैंने इसको डिस्कस किया है, ये 200 वर्ड्स में भी पूछता है कि भैया संवेगात्मक बुद्धि आखिर क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसको आप लोग डिफाइन करो। इसको भी बिल्कुल बेसिक से आप लोग तैयार कर लेना। अब दो चार मैं की पॉइंट आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। थर्ड पेपर में की पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपको बताना, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग बुद्धि सिद्धांत को लेक्चर जो मैं लिया हूं, बुद्धि सिद्धांत के लेक्चर को बिल्कुल बेसिक से कवर कर लेना। चाहे मेरे भाई द्विस्तरीय द्विखंडन बुद्धि सिद्धांत हो गया, चाहे जो थंडाई साहब दिए थे बुद्धि के प्रकार, अमूर्त चिंतन, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, इन सब चीज़ों को आप लोग तैयार कर लेना बुद्धि को, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कल्पना हो गई, रुचि हो गई, ठीक है, अधिगम, शिक्षण, इन सब शब्दों को बिल्कुल बेसिक से आप लोग तैयार कर लेना। उम्मीद करते जितने भी मैं संभावित प्रश्न आपके साथ डिस्कस किया हूँ आप सबको बिल्कुल बेसिक से कवर कर लोगे। और हाँ मेरे भाई, आप हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज अभी तक नोट्स वोट्स नहीं लिए हो तो चाहो तो 99 रुपए पे करके मेरे भाई आप लोग बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स आप ले सकते हो। आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है मेरे भाई, आप अपना यूनिवर्सिटी बता के आप बिल्कुल सेलेक्टेड नोट्स पा सकते हो। चलो अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। और हाँ, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर जल्दी शेयर कर दूंगा। और मेरे भाई टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है तो कहोगे सर द परफेक्ट स्टडी, इस पर जल्दी शेयर कर दूंगा। और हाँ, जो मॉडल पेपर शेयर किया हूँ उम्मीद करता हूँ बिना नकल वकल के साथ सभी लोग उसको लिख के जरूर कॉपी भेजोगे, मैं एक एक कॉपी को चेक करूंगा, ठीक है। चलो अच्छे से अपना अच्छा मेरे भाई करके आओ अपना एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपके लिए क्लास पढ़ाया तो मेरा भी थोड़ा सा ना कहते हैं ना एक्साइटेड मैं भी हूँ आपके रिजल्ट के प्रति कि आप अच्छा कर लो अपने एग्जाम में। चलो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके मन में अगर कोई डाउट वाउट लगे तो भैया इंस्टा ID पे जुड़ के कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। एग्जाम है बिल्कुल मेरे भाई जितना टाइम बचा के अपने स्टडी पे ध्यान दोगे उतना अच्छा मेरे भाई एग्जाम में करके आओगे, ठीक है। सारे लेक्चर को एक बार कवर कर लेना, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे भाई अपना ख्याल रखिए।